नमस्कार बच्चों, आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक से आधुनिक कविताओं से जो चौथा कविता है एक वृक्ष की हत्या, कुंवर नारायण द्वारा रचित एक आधुनिक कविता है एक वृक्ष की हत्या। इसके बारे में जानेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले इससे विस्तृत से जाने से पहले इस पद्य को विस्तृत से जानने से पहले हम कवि परिचय देखेंगे। इस कविता का कवि है कुंवर नारायण। इस आधुनिक कविता एक वृक्ष की हत्या, इस कविता का कवि है कुंवर नारायण। इसके बारे में देखेंगे। कुंवर नारायण जी का जन्म कब हुआ? 19 सितंबर 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फौजाबाद में हुआ। आपने लखनऊ विश्वविद्यालय में 1951 ईस्वी में अंग्रेजी में एमए की उपाधि प्राप्त की। आपके साहित्य पर श्री नरेंद्र देव और आचार्य कृपलानी जी का प्रभाव दिखाई देता है। और आपका पहला काव्य संकलन है चक्रव्यूह। आपके पहला काव्य संकलन क्या है? चक्रव्यूह 1956 में प्रकाशित हुआ, जो कि हिंदी साहित्य में मील का पत्थर माना जाता है। आपके पहला काव्य संकलन चक्रव्यूह हिंदी साहित्य में मील का पत्थर माना जाता है। आपके प्रसिद्ध रचनाएं कुछ इस तरह है। काव्य परिवेश, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, आत्मजयी, वाजाश्रवा के बहाने, तीसरा सप्तक, हम तुम, इन दिनों आदि आपके प्रसिद्ध काव्य है। आपका कहानी संकलन आकारों के आसपास 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार, कबीर सम्मान के साथ ही 2005 ईस्वी में 2005 ईस्वी में समग्र साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2005 ईस्वी में समग्र साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपकी साहित्यिक सेवा के लिए भारत सरकार ने 2009 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से भी विभूषित किया है। और आपकी प्रस्तुत कविता एक वृक्ष की हत्या। इस कविता में कवि वृक्ष के महत्वता के बारे में कहते हैं। और कवि में यहाँ वृक्ष के प्रति संवेदना हमको यहाँ इस कविता में हम देख सकते हैं। वृक्ष के प्रति कवि के मन में किस तरह संवेदना है और प्रकृति के बारे में कवि क्या कहते हैं, इसके बारे में इस कविता में जानेंगे। और कवि यहाँ कहते हैं, इस वृक्ष घर के सामने, कवि के घर के सामने हमेशा, जो बचपन से ही कवि जिस वृक्ष को देखते थे, उसके ना दिखने से कवि बचपन से जिस वृक्ष को देखते थे, घर के सामने जिस वृक्ष को देखते थे, उसके ना दिखने से उस वृक्ष के याद में खो जाते हैं। जो हमेशा घर के सामने खड़े रहते हैं, वो उस वृक्ष को कवि ने बचपन से ही देखते आ रहे हैं और देखते ही बड़े हो गए हैं। और अभी इस वृक्ष ना दिखने से क्या करते हैं लेखक? उसके यादों में, उस वृक्ष की यादों में खो जाते हैं। कवि और उस वृक्ष का एक रिश्ता बना हुआ था। कवि यहाँ कहते हैं, कवि और उस वृक्ष वो बचपन से देखते आ रहे हैं, उस वृक्ष का एक अच्छा गहरा संबंध बना हुआ था। ये लेखक यहाँ वृक्ष को अपने दोस्त की तरह
मानते थे। कभी उस वृक्ष को दोस्त के रूप से देखते थे। वृक्ष के कट जाने पर उसकी यादों में यादें कवि को बार बार सताती है। वो वृक्ष कट जाने से वो हमेशा देखते आ रहे हैं अपने घर के सामने एक वृक्ष को बचपन से ही देखते आ रहे, लेकिन उस वृक्ष कट जाने से कवि ने उस वृक्ष की यादें में वो क्या करते हैं, बार बार उसके वृक्ष की यादें लेखक को बार बार सताती है। और इस तरह लेखक ने पहले 2 पंक्तियों में वृक्ष की महत्वता के बारे में और अपने घर के सामने जो वृक्ष उसके वर्णन करते हुए लिखते हैं। और आगे उसके साथ साथ लेखक ने नदी, हवा, जंगल की रक्षा के साथ साथ मानवीय भावों की रक्षा करने की बात इस कविता के द्वारा प्रकट करते हैं। इसके साथ साथ पहले 2 पंक्तियों में वृक्ष की महत्वता के बारे में कवि लिखते हैं और आगे लेखक हवा, नदी और जंगल की रक्षा करने के लिए, हवा, नदी और जंगल को रक्षा करने के लिए और उसके साथ साथ मानवीय भावों को भी रक्षा करने के लिए इस कविता द्वारा लेखक अपने अभिप्राय को प्रकट करते हैं। और यहाँ लेखक ने यह भी कहते हैं कि हमें पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए। वृक्षों के साथ साथ वृक्ष किस तरह हमारे जीवन में किस तरह प्रमुख है और उसी तरह पर्यावरण की रक्षा भी करना चाहिए। और आइए आगे हम इस पाठ को देखेंगे, कवि किस तरह इसका कविता में वृक्ष के बारे में और प्रकृति के पर्यावरण के बारे में किस तरह वर्णन किया है करके देखेंगे। पहले मैं इस कविता को पढ़ूंगी, बाद में एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियोंदार खुरदुरा तना मैला कुचैला, राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँवों में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अखंड बलबूता, धूप में बारिश में गर्मी में सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी काकी वर्दी में। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाव में। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुतल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। इस तरह लेखक ने बहुत सुंदर ढंग से, बहुत सुंदरता से रचना की है, इस कविता को रचना की है। प्रारंभ में लेखक क्या कहते हैं, अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियोंदार खुरदुरा तना मैला कुचैला, राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँवों में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अखंड बलबूता। प्रारंभ में लेखक कहते हैं अब की मतलब जब इस बार घर लौटा तो देखा वह नहीं था। इस बार लेखक घर लौटा तो क्या देखा, वह
नहीं था, देखा तो वह नहीं था। कौन नहीं था? लेखक कहता है पहले प्रारंभ में लेखक कहता है जब लेखक घर लौटा तो वह नहीं था। कौन नहीं था? लेखक आगे कहते हैं वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। कौन नहीं था? वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। यहाँ लेखक ने वृक्ष को किसके साथ तुलना की है? चौकीदार, बूढ़ा चौकीदार के साथ वृक्ष को तुलना की है। लेखक जब घर लौटा तो वह नहीं था। कौन नहीं था? बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। वृक्ष को तुलना किससे की है? बूढ़े चौकीदार के साथ की है। और जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। लेखक कहते हैं जो हमेशा मिलता था, जब लेखक घर लौटता है वहाँ हमेशा घर के सामने वृक्ष खड़ा रहता। लेकिन जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। तैनात मतलब नियुक्त। तैनात जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात मतलब नियुक्त। कोई किसी ने उस वृक्ष को चौकीदार की तरह घर के सामने नियुक्त किया होगा, इस तरह लेखक को लगता है। उस वृक्ष को देखते ही लेखक को ऐसा लगता है कि किसी ने उस वृक्ष को चौकीदार की तरह घर के सामने नियुक्त कर दिया होगा। लेखक कहता है जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर, हमेशा वो मिलता था, लेकिन पुराने और उसके आगे उसके वर्णन करते हैं जब वो उस वृक्ष किस तरह है करके लेखक कहते हैं पुराने चमड़े का बना उसका शरीर। उसका शरीर किससे बना है? लेखक कहते हैं उसके शरीर पुराने चमड़े मतलब पुराने चमड़े मतलब स्किन। पुराने चमड़े मतलब स्किन। लेखक कहता है वह वृक्ष किससे बने हैं? पुराने चमड़े। वृक्ष के बारे में एक क्वेश्चन पूछे हैं, वृक्ष का शरीर किससे बने हैं? पुराने चमड़े से। पुराने चमड़े से बने उसका शरीर पुराना चमड़े मतलब इसका मतलब क्या है? उस पेड़ बहुत पुराना पेड़ था। वही सख्त जान, लेकिन पेड़ पुराना था लेकिन उसका जान किस तरह था? सख्त मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग था। सख्त मतलब स्ट्रॉन्ग। पेड़ बहुत पुराना था, बहुत उसका जान बहुत स्ट्रॉन्ग था करके लेखक कहते हैं। जुर्योदार कुरदुरा तना माइल कुचेला। लेखक कहते हैं जुर्योदार मतलब व्रिंकल्स। जुर्योदार व्रिंकल्स। जुर्योदार कुरदुरा मतलब रफ स्किन था। तन मतलब शरीर। माइल कुचेला, माइल मतलब दुर्गंध मतलब उसका डर्टी था। लेखक कहते हैं अपने वृक्ष की घर के सामने जो वृक्ष है इसका वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं वह पुराने चमड़े का बना उसका शरीर था, और लेकिन शरीर बहुत पुराने था, लेकिन उसका जान बहुत सख्त मतलब स्ट्रॉन्ग था। इसका जान बहुत स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जुर्योदार कुरदुरा तना माइल कुचेला, इसका मतलब उसको पुराना पेड़ था। जब मनुष्य बूढ़े हो जाते हैं क्या होता है? उसका स्किन में रिंकल्स निकल आती है। उसी तरह जिस तरह मनुष्य में बूढ़े हो जाने से स्किन में रिंकल्स निकल आते हैं, उसी तरह वृक्ष में भी रिंकल्स
मिलते हैं। मनुष्य को, वृक्ष को भी मनुष्य के साथ तुलना की है। वृक्ष में भी व्रिंकल्स, झुर्रियोंदार मतलब व्रिंकल्स से भरे हुए है। झुर्रियोंदार कुरदुरा, लेकिन उसका स्किन बहुत रफ है। कुरदुरा मतलब व्रिंकल्स से भरे रफ स्किन है। और मैल कुचेला, बहुत डर्टी है, देखने में बहुत डर्टी है करके लेखक कहते हैं। मैल कुचेला मतलब मैला, दुर्गंध, इसका डर्टी है करके लेखक कहते हैं। और आगे लेखक कहते हैं, पहले क्यों लेखक उसे बूढ़ा चौकीदार क्यों कहा है इसके बारे में कहते हैं। राइफिल सी एक सूखी डाल। राइफिल मतलब गन। राइफिल मतलब क्या है? गन। राइफिल मतलब गन। राइफिल सी एक सूखी डाल, एक सूखी डाल था उस पेड़ में, एक सूखी डाल था। किसकी तरह था? राइफिल की तरह, गन की तरह एक सूखी डाल था। पेड़ में एक सूख हो गई, एक डाल था, वो किस तरह लगता था? राइफिल, गन की तरह लगता था। जिस तरह चौकीदार के पास गन होता है, उसी तरह वृक्ष के साथ भी गन है करके लेखक कहते हैं। एक पगड़ी फूल पत्तीदार, उसका पगड़ी टोपी किस तरह है? फूल पत्तीदार को किसके तरह, किस तरह तुलना की है? टोपी के तरह। किस तरह वृक्ष के ऊपर फूल पत्तीदार से भरे है, उसको लेखक क्या कहते हैं? टोपी। पगड़ी, पगड़ी किससे बने? एक पगड़ी फूल पत्तीदार से बने एक पगड़ी है। और पाँवों में फटफुराना जूता है। पाँव में, उस वृक्ष के पाँवों में क्या है? फटा पुराना जूता है। एक पुराना जूता पहने हुए है उस वृक्ष। इसका मतलब क्या है? पेड़ पुराना हो जाने से उसका रूट्स क्या होता है? जड़ क्या होता है? वो जमीन से ऊपर आ जाता है। वो किस तरह दिखता है? जूते की तरह दिखता है। इसलिए लेखक कहते हैं पाँवों में फटा पुराना जूता पहने हैं। चरमराता लेकिन अखंड बलबूता। चरमराता मतलब चरचर आवाज करना, जो जोर से हवा आने से क्या करता है उस वृक्ष? इधर उधर घूमते क्या आता है? चरचरा तरह आवाज आता है। लेकिन अखंड बलबूता, लेकिन अखंड, इसका जड़ बहुत लेकिन तेज हवा आने के कारण पेड़ से चरमराता आवाज आता है अभी भी, लेकिन उसका जड़ अभी भी स्ट्रॉन्ग है करके पहला पंक्तियों में लेखक कहते हैं। लेखक पे क्या कहते हैं? जब लेखक घर लौटा तो वह नहीं था। कौन नहीं था? लेखक जब घर लौटा तो वह वृक्ष नहीं था। उस वृक्ष को तुलना किससे की है? बूढ़ा चौकीदार। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को नहीं था। चौकीदार मतलब सिक्योरिटी गार्ड की तरह मानते हैं। लेखक वृक्ष को अपने घर के सामने, अपने घर के सामने हमेशा खड़े हो जाने से वो वॉचमैन की तरह, सिक्योरिटी गार्ड की तरह लेखक को दिखते हैं। और लेखक इस वृक्ष को बारे में कहते हैं, इस वृक्ष को किसी ने चौकीदार की तरह नियुक्त किया गया है। और वृक्ष की वर्णन करते हुए किस तरह है करके लेखक कहते हैं, उस वृक्ष पुराने चमड़े से बने हुए उसका शरीर था। उसका शरीर किस तरह था? किससे बने हुए थे? पुराने चमड़े से बने हुए उसका शरीर था। और व्रिंकल से, झुर्रियोंदार कुरदुरा रफ स्किन था। व्रिंकल से भरे हुए, वो बहुत पुराना पेड़ था, वो व्रिंकल से भरे हुए उसका स्किन बहुत रफ था और मैल कुचैला था। और वो उसकी एक डाली सूख गई थी, उस वृक्ष की एक डाली सूख गई थी। और किस तरह लगता था? वो राइफिल की तरह। वृक्ष की डाली किस तरह लगता था? राइफिल, गन की तरह लेखक को लगता था। एक पगड़ी फूल पत्तीदार से बने एक पगड़ी पहने हुए थे। पाँवों में, इस वृक्ष के पाँवों में क्या थे? एक फटा पुराना जूता। उसकी रूट जमीन से, पुराना पेड़ होने के कारण रूट जमीन से क्या आगे, उसका रूट जमीन से ऊपर आने से क्या किस तरह लगता था? वह जूते की तरह लगता था। और लेखक कहते हैं चरमराता लेकिन अखंड बलबूता, मतलब चरमराता वो वृक्ष, चरचर आवाज,
तेज हवा आने के कारण पेड़ में चरमराता आवाज, चरमराता मतलब चिरचिर शब्द साउंड आता रहता था, आवाज आता है। लेकिन अभी भी उस वृक्ष चरमराता आवाज आते हैं हमेशा, लेकिन अभी भी उस वृक्ष बहुत, उसका रूट बहुत स्ट्रांग था। पुराना पेड़ होने के बावजूद भी उस वृक्ष बहुत स्ट्रांग था करके अपने घर के सामने जो वृक्ष है इसके वर्णन करते हुए कहते हैं। उस वृक्ष लेखक को बूढ़े चौकीदार की तरह लगता है। उस बूढ़े चौकीदार की तरह हाथ में राइफल पकड़े, पगड़ी पहने हुए वो हमेशा अपने घर के सामने तैनात मतलब नियुक्त करके अपना काम करते थे करके लेखक कहते हैं। इस कविता एक वृक्ष की हत्या, इस कविता में कुंवर नारायण, लेखक कुंवर नारायण ने जो वृक्ष जो अपने बचपन से देखते आ रहे थे वो वृक्ष ना दिखने से किस तरह उसके यादों में, उस वृक्ष के यादें में वो क्या तड़प रहे हैं, किस तरह यादों में खो जाते हैं, उसकी याद किस तरह, उस वृक्ष की याद लेखक को बार बार सताती है करके पहले पंक्ति में एक्सप्लेन किया है। पहले पंक्ति में लेखक जब घर लौटा तो वह नहीं था, वह का मतलब यहाँ बूढ़ा चौकीदार की तरह उस वृक्ष को तुलना की है। उस वृक्ष नहीं था और उस वृक्ष ना दिखने पर कवि उसके बारे में, उस वृक्ष के बारे में कहते हैं। उस वृक्ष को किसी ने चौकीदार की तरह नियुक्त किया है और उस वृक्ष देखने में कैसा था, पुराने चमड़े, इसका शरीर पुराने चमड़े से, पुराना पेड़ था, इसका मतलब पुराना पेड़ था। और उस वृक्ष जुरियों दरा कुरदुरा मतलब व्रिंकल से भरे हुए रफ स्किन और मैल कुचैला भी था। और उस वृक्ष पाँवों में फटा पुराना जूते पहने हुए थे और हाथों में एक, इसके इस वृक्ष में एक सूखी डाल था। वह किस तरह लगता था, राइफिल सी एक सूखी डाल, और इस तरह लगता था राइफिल हाथ में गन पकड़े हुए, इस तरह लेखक को लगता था सूखी डाल था। और एक पगड़ी पत्ती फूल पत्तीदार, उस एक फूल पत्तीदार से बने पगड़ी को पहने हुए थे वो वृक्ष। और वो वृक्ष चरमराता आवाज, तेज हवा आने से कारण चरमराता आवाज करते थे, लेकिन उसका अखंड बहुत स्ट्रांग था करके लेखक पहले पंक्तियों में एक्सप्लेन करते हैं। और आगे लेखक कहते हैं, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी काकी वर्दी में। लेखक कहते हैं, धूप में चाहे कितना भी धूप क्यों ना हो, कितने भी धूप क्यों होना हो, और बारिश होना हो या गर्मी या सर्दी, कितने भी धूप, बारिश, गर्मी और सर्दी क्यों होना हो, लेकिन उस पेड़ हमेशा चौकन्ना, कितनी भी धूप भी हो या बारिश, सर्दी, गर्मी, लेकिन उस पेड़ हमेशा उसके लेखक के घर के सामने चौकन्ना सावधानी से खड़े रहता था अपनी काकी वर्दी में। इसका मतलब वो उसका स्किन पुराने चमड़े से बने हुए, उसका स्किन उसका किस तरह कलर है, काकी रंग सा कलर है। काकी वर्दी में मतलब चौकीदार के तरह हमेशा घर के सामने वो खड़े रहता था और हाथ में गन पकड़े हुए, गन मतलब एक सूखी डाल, तो उस वृक्ष में एक सूखी डाल, तो वो किस तरह दिखता था, गन की, राइफिल की तरह, हाथ में राइफिल पकड़कर और फूल पत्तीदारी से बने टोपी पहनकर, और क्या क्या करता था वो, हाथ में राइफिल गन और पगड़ी पहनकर और अपने काकी वर्दी मतलब काकी रंग की शरीर,
काकी रंग से शरीर से झुर्रियों से भरा, झुर्रियोंदार विंकल से भरे हुए अपने शरीर से किस तरह चौकीदार की तरह वो हमेशा चौकन्ना वहाँ खड़े रहकर अपनी काकी वर्दी में, कितना धूप में वो क्या करता था, वृक्ष की महत्वता के वर्णन करते हुए कहते हैं धूप में छांव देता था, धूप में छांव देता था। पेड़ के ठंडी छांव में लेकर जाते, घर जाते, वहाँ बैठ जाते हैं। और पेड़ के कारण क्या होता है, पेड़ के कारण ही बारिश आ जाता है, बारिश से पानी, पेड़ से ही हमें पानी मिलता है, पेड़ के कारण ही बारिश आता है। लेकिन पेड़ को कट जाने से क्या होता है, हमारा क्या इसका वाटर, इसका मतलब प्राणवायु, पेड़ के कट जाने से हमें क्या प्राणवायु ऑक्सीजन किन से मिलता है, पेड़ से ऑक्सीजन मिलता है। पेड़ को कट जाने से क्या होता है, प्राणवायु की नहीं मिलता है, हमको प्राणवायु नहीं मिलता है करके लेखक पेड़ के, वृक्ष के महत्वता को वर्णन करते हैं। वृक्ष लेखक को छांव, ठंडी धूप में क्या देते हैं, छांव देता था। और लेखक हमेशा उस पेड़ के नीचे बैठकर ठंडी हवा को, और ठंडी हवा से, इसके ठंडी हवा आते थे, इसके नीचे बैठकर वो आराम करता था। वो पेड़ के महत्वता को इस तरह वर्णन किया है। आगे लेखक कहते हैं दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, और फल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में। लेखक को ऐसा आभास होता है कि दूर से ही ललकारता कौन। लेखक जब भी घर लौटता है वह लेखक को ऐसा आभास होता है कि ऐसा आभास होता है, इसका मतलब इस तरह लगता है कि वो पेड़ लेखक को बुला रहे हैं, दूर से ललकारते हुए कहता है। किस तरह कहता है पेड़, इस तरह लेखक को आभास हो जाता है कि कौन करके लेखक को कह रहे हैं, कौन, पेड़, वृक्ष। और लेखक इसका जवाब देता है, लेखक उस पेड़ का प्रश्न को कौन करके वो लेखक से पूछ रहे हैं, और लेखक इसका जवाब देता है। क्या जवाब देता है, दोस्त। दोस्त मतलब मैं, इसका मतलब क्या है, दो लेखक और उस वृक्ष के बीच कितना दोस्त की तरह संबंध है करके हमको पता लगता है कि पेड़ और कवि के बीच किस तरह संबंध है करके हमको लगता है। और लेखक कहते हैं और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में। लेखक कभी भी अपने मन के भावनाओं का, लेखक कहते हैं कभी भी लेखक उस अपने घर जाते समय क्या करते हैं, उस पेड़ के ठंडी छांव में, उस पेड़ के ठंडी छांव में क्या करते हैं, बैठ जाते हैं और आराम करते हैं करके लेखक अपने घर के सामने जो वृक्ष है इसके बारे में अभी तक बताया। और बाद में क्या करते हैं, कवि अपने मन के भावनाओं को व्यक्त करते हैं। कवि अपने मन के भावनाओं को बाद के पंक्तियों में व्यक्त करते हैं। पहले दो पंक्तियों में क्या किया, अपने घर के सामने जो पेड़ है, इसका वृक्ष है, बूढ़ा वृक्ष, चौकीदार वृक्ष है, इसका वर्णन करते हैं। उस वृक्ष किस तरह लेखक उस वृक्ष को दोस्त की तरह मानता है, लेखक और उस वृक्ष के बीच में किस तरह गहरा संबंध है, किस तरह रिश्ता है करके इस पंक्तियों में हमको देखने को मिलता है किस तरह। और बाद में लेखक ने उस पेड़ के महत्वता के बारे में, वृक्षों को किस तरह हमारे जीवन में किस तरह महत्व करके, वृक्ष से कारण है बारिश आते हैं और हमें प्राणलेवा हवा भी वृक्ष से ही मिलते हैं करके लेखक कहते हैं। जब भी लेखक अपने घर जाते हैं वो थोड़ी वक्त तक क्या करते हैं, उस पेड़ के नीचे ठंडी छांव में बैठ जाते हैं और आराम करते हैं करके अपने वृक्ष के प्रति अपने संवेदनाओं को इस दो पंक्तियों में जताई है। आगे लेखक अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करते हुए क्या कहते हैं, देखिए, दरअसल शुरू से ही था हमारे आदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन कि घर को बचाना है लुटेरों से,
शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुतल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। लेखक कहता है यहाँ अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहता है, दरअसल मतलब असल, दरअसल शुरू से ही था हमारे आदेशों में। इसका मतलब लेखक के मन में इस संदेह पहले से था। कौन सा संदेश, किसके बारे में लेखक कह रहे हैं, आगे देखेंगे। कहीं एक जानी दुश्मन है। लेखक कहता है अपने मानवीय भावनाओं को व्यक्त करते हुए, अपने मन की अनुभवों को व्यक्त करते हुए लेखक कहते हैं कहीं एक जानी दुश्मन है, एक जानी दुश्मन है, उनसे बच के रहना चाहिए। एक दुश्मन है हमारे, कहीं एक जानी पहचानी दुश्मन है, उससे बच के रहना चाहिए। किन से बच के रहना चाहिए? जानी दुश्मनों से बच के रहना चाहिए। आगे लेखक कहते हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से। घर को किससे बचाना है? हमारे घर को लुटेरों से मतलब चोरों से बचाना है। घर को किससे बचाना है? घर को बचाना है लुटेरों से, चोरों से, लूटने वालों से घर को बचाना है। और शहर को बचाना है नादिरों से। और शहर को किससे बचाना है? शहर को नादिरों से बचाना है। नादिरों से मतलब आतंकवादियों से बचाना है। देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। इसका मतलब हमारे देश के बाहर ही नहीं दुश्मन है, हमारे देश के अंदर ही दुश्मन है करके लेखक यहाँ कह रहे हैं। देश के बाहर रखकर देश में हमला करने वाला दुश्मन ही नहीं है, अंदर, हमारे देश के अंदर ही रहकर हमारे देश को लूटने वाला दुश्मन है करके लेखक क्या संदेश दे रहे हैं? देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, और बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। इसका मतलब नदियों को नाला हो जाने से, मलिन हो जाने से हमको बचाना है। हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य पहले हमारा घर को लुटेरों से बचाना है, देश को देश के दुश्मनों से बचाना है, और नदियों को नाला मलिन हो जाने से बचाना है। ये हमारा कर्तव्य है। नदी के पानी को मालिन्य नहीं करना चाहिए, इसको प्रदूषण नहीं करना चाहिए करके लेखक संदेश दे रहा है। हवा को धुआं हो जाने से बचाना है। हमारा हवा को धुआं हो जाने से बचाना है। एयर पोल्यूशन नहीं करना है। एयर पोल्यूशन किस तरह होता है? पहले कारण ये व्हीकल, हमारे बढ़ती इस जनरेशन में क्या होता है, हर किसी के पास एक व्हीकल है, और इससे क्या होता है? धुआं ज़्यादा होता है। और दूसरा कारण है फैक्ट्रियों की संख्या भी आज बढ़ गया है, और इससे भी एयर पोल्यूशन हो सकता है। और खाने को जहर हो जाने से बचाना है। लेखक यहाँ कहते हैं खाने को जहर हो जाने से बचाना है। मतलब खाने को यहाँ, इसका मतलब यहाँ पे आप पेस्टिसाइड्स का यूज़ किस तरह करते हैं। ज़्यादातर हम जंक फूड्स यहाँ ज़्यादा खाते हैं, और जो भी व्यक्ति अपने जीवन शैली आज की जीवन शैली किस तरह बदल गई है। आज सभी चीज़ों में प्रिजर्वेटिव की दृष्टि से क्या करते हैं? प्रिजर्वेटिव ज़्यादा टाइम और सुरक्षा रखने के लिए उसमें केमिकल को यूज़ करते हैं। इस तरह क्या होता है? खाना जहर हो जाते हैं। इस तरह लेखक कहते हैं खाना को जहर हो जाने से बचाना है। खाना को केमिकल ज़्यादा यूज़ करने से, प्रिजर्वेटिव करने से बचाना है। और बचाना है जंगल को मरुतल हो जाने से। जंगल को क्या हो जाने से बचाना है? जंगल को
काटने से क्या होता है? जंगल मरुत्तल हो जाता है। जंगल को मरुत्तल हो जाने से बचाना है, और बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। लेखक यहाँ कहते हैं मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना है। इसका मतलब है आज पाशविकता बढ़ती जा रही है। हर एक इंसान में मनुष्य की प्रवृत्ति के बदले में, अब हर एक इंसान में नहीं है, मनुष्य के ज़्यादातर देखते हैं हम, मनुष्य प्रवृत्ति के बदले में, मनुष्यता के बदले में राक्षसीय प्रवृत्ति हम अब देख सकते हैं। अपने सोच में बदलाव लाने के लिए कवि संदेश दे रहे हैं। वो मनुष्य अब स्वार्थी बनकर क्या करते हैं? अपने कर्तव्यों को पालन ठीक से नहीं कर रहा है। इस तरह अपने कर्तव्यों को ठीक से पालन करके मनुष्य की तरह रहने के लिए कवि संदेश दे रहे हैं। लेखक क्या कहते हैं? बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। मनुष्य को जंगल हो जाने से, मनुष्य का सोच में बदलाव लाने के, मनुष्य अपने कर्तव्य को पालन करने के लिए इस कविता के माध्यम से कवि संदेश दे रहे हैं। आगे 1 अंक के लिए क्वेश्चन दी गई है, इसको आंसर लिखना है। कवि ने बूढ़ा चौकीदार किसको कहा है? वृक्ष को। वृक्ष का शरीर किससे बना है? पुराने चमड़े। सूखी डाल कैसी है? राइफिल की तरह। वृक्ष की पगड़ी फूल पत्तीदार से